नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कानूनी जानकारी देंगे जो ये मान के चलिए हर मकान मालिक और किराएदार की आवश्यकता है। हमारे साथ हैं सीनियर अधिवक्ता विवेक नंदवाना जी। नंदवाना साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज दिन तक ये देखने में आता है कि किराएदार और मकान मालिकों के आपस में कभी किराए को लेके, कभी उसको खाली मकान संपत्ति को खाली करवाने को लेके कई तरह तरह के विवाद होते हैं और दोनों पक्ष जो है अदालत में जाते हैं और सालों साल उनके गुजर जाते हैं। तो शुरुआत में मतलब क्या किन बातों का ध्यान रखा जाए, किराएदार व मकान मालिक इनके लिए क्या कानूनी प्रावधान है और दोनों ही पक्ष किन बातों का ध्यान रखें कि इनको भविष्य में किसी तरह की तकलीफ ना हो, इस बारे में जो है आप बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम विवेक नंदवाना एडवोकेट है। मकान मालिक और किराएदार के विवाद कोई आज नया तथ्य नहीं है, ये हमेशा से ही चलते आ रहे हैं और हमेशा चलते रहेंगे। भूस्वामी मकान मालिक को जब अपनी संपत्ति किसी को किराए पे देनी हो तो उससे बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, न कि पैसे के लालच में किसी को भी अपनी संपत्ति किराए पर दे दे। यहाँ तक कि मेरा ये कहना भी है इस संबंध में कि जैसे हम अपनी बहन बेटी की शादी ब्याह के समय सावधानी बरतते हैं, पूरा परिवार चेक करते हैं, उसका बैकग्राउंड देखते हैं, उसी तरह हमें अपने संपत्ति को किसी को किराए पे देने से पहले किराएदार की बैकग्राउंड को देख लेना चाहिए कि इसने पहले कैसे मकान खाली किया है, ये नया मकान किराए पे क्यों ले रहा है, इसकी आर्थिक स्थिति क्या है, इसका प्लानिंग क्या है। अगर कोई व्यक्ति, हम क्या करते हैं कि लालच में आकर के कोई 10,000 की संपत्ति जिसका किराया आना चाहिए कोई ने 15,000 का ऑफर कर दिया तो हम लालच में आके उसको दे देते हैं। कोई ने कहा कि साहब मैं ये बिज़नेस करूँगा, ऐसा करूँगा, तो हम दे देते हैं। ज़रा सा भी उतार चढ़ाव आते हैं, 1-2 महीने किस्त चढ़ते हैं, फिर उसको नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले जो सावधानी बरतनी है कि सब किसी भी किराएदार की पृष्ठभूमि जान लेना चाहिए कि ये क्या नियमित रूप से किराया दे सकेगा। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से किराया दे सकता है तो फिर संपत्ति किराए पर दिए जाने में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। जब हम किसी को संपत्ति किराए पे दे रहे हैं तो फिर दूसरा हमारे मन में इतना कि भूस्वामी के मन में ऐसा विचार आता है कि अभी मैं किराएनामा आलेखित करवाने जाऊंगा तो मेरे से ड्राफ्टिंग के चार्ज लग जाएंगे, फिर रजिस्ट्रेशन के चार्ज लग जाएंगे। तो वो रूटीन में 8-10 लाइन के खुद ही एग्रीमेंट लिख लाता है और उस आधार पर संपत्ति को किराए पर दे देता है। जब कानून की में कहीं विवाद होता है और जब सक्षम न्यायालय में जाया जाता है तो वहाँ पे ऐसी स्थिति में ऐसे किराएनामा एक तरह से कचरा होता है जिसको साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि किराएनामे के संबंध में भी रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह तय की हुई है और कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए इस चीज़ का भी वर्णन किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किराएनामा आलेखित करवा रहा है तो उसे संपत्ति का खुद का नाम पता, किराएदार का नाम पता, संपत्ति का विवरण, कुल कितना किराया तय हो रहा है, नल बिजली सुविधा क्या रहेगी, इसके अलावा नल बिजली के चार्जेस किस तरह लिए जाएंगे, ये सब तो रखे जाने चाहिए। इस उप किराएदारी पे नहीं दिया जाएगा, किस व्यवसाय के लिए किराएदारी पे दिया जा रहा है उसका वर्णन होना चाहिए। संपत्ति में कोई रद्दोबदल नहीं हो, उसकी वारिसान का क्या रहेगा अधिकार, न्यूसेंस ताकारित नहीं किया जाए और कब इससे किस आधारों पे खाली करवाया जा सकेगा, इस चीज़ का भी हो। किराएदार को चाहिए कि यदि वो संपत्ति के समय किसी को एडवांस दे रहा है तो उस एडवांस का भी वो अपने किराएनामे में वर्णन करवा ले, अन्यथा फिर बाद में बहस आती है। किराएदार को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो संपत्ति किराए पर ले रहा है तो हमेशा या तो मकान वाले का अकाउंट नंबर नोट कर ले, अकाउंट नंबर ले ले, या फिर जब भी वो किराया दे तो किराए की रसीद ले। केवल विश्वास पे ही किराया देकर निश्चिंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि किराया अदा कर दिया गया ये सिद्ध करने का भार हमेशा किराएदार पर ही है। यदि उसके द्वारा विश्वास पे किराया दिया जा रहा है और भूस्वामी ने मना कर दिया, उसे किराया नहीं मिला है, तो उसे अनावश्यक रूप से दोबारा किराया देने की नौबत आ जाएगी। और किराएदार मकान मालिक के विवाद का में जनरली जो चीज़ आती है वो ये आती है कि वो खाली कराने के पीछे इतना सा आता है तो नियमित रूप से किराया नहीं दिया जा रहा है, या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, बहुत कई कारण हो सकते हैं उसमें। राजस्थान किराया कानून अधिनियम, जो राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 बना हुआ है, इसमें किराया धारा 9 के अंदर किराएदार से परिसर किस आधार पर कैसे खाली करवाया जाएगा और वो वर्णित किया हुआ है। तो उन्हीं के तहत ही खाली किए जाने का, केवल ऐसे अपनी मर्जी से कोई भी शर्त तय करने से ऐसा नहीं होता है। परिसर खाली करवाने के मुकदमे लंबे इसलिए चलते हैं कि किराएदार का हमेशा आशय रहता है कि वो एन प्रकार प्रकरण को लंबित रखे। यदि मकान मालिक को लगता है कि उसका मुकदमा अनावश्यक रूप से लंबित रह रहा है तो उसे राजस्थान उच्च न्यायालय में जाकर के शीघ्र निस्तारण के डायरेक्शन लाने चाहिए, उससे उसके मुकदमे का शीघ्र निस्तारण किया जा सकेगा। कुल मिला के किराएनामे पे
जो शर्तें हैं उसका ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए, ध्यान से वर्णन किया जाना चाहिए और इसी किराएनामे को रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर स्टाम्प करवाया जाना चाहिए। और किराया प्राधिकारी जो एसडीएम को जो पावर है वहाँ भी इसकी आजकल सूचना दिया जाना आवश्यक है। और जो महत्वपूर्ण चीज़ मैं वापस यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक किराएदार की पृष्ठभूमि की कोई जानकारी नहीं हो, संपत्ति को केवल किराए के लालच में आने से, किराए से देने से बचना चाहिए।